लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में कांग्रेस ने प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में कहा कि ईवीएम में कई तरह से गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। कल 12 सीटों के लिए मतदान होना है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, दूसरा चरण है, 12 सीटें हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? 13 सीटों पर जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था, उसी तर्ज पर क्या इन 12 सीटों पर क्या उम्मीद है कांग्रेस को? हमें पूरा विश्वास है कि कल जो वोटिंग होने वाली 12 सीटें हैं उस पर भी हम बहुत अच्छी तरीके से हम मुकाबला करेंगे और इन सीटों को हम जीतेंगे। जैसा आपने जिक्र किया, पहले फेज़ में जो 13 सीटों पर मुकाबला हुआ, मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि आज पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में और लोगों का भारी समर्थन कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार पूरे जोर के साथ लोगों से आशीर्वाद मांगने में कामयाब होंगे, इसका मुझे विश्वास है। क्या रणनीति क्या अपनाई है आपने इन चुनावों के दौरान? जो पहले फेज में कुछ शायद गलतियां रही होंगी, क्या उनको ठीक किया जाएगा? क्या रणनीति रहेगी दूसरे फेज? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा वॉर रूम पूर्ण रूप से ससज्ज है। हमारी लीगल टीम, हमारी डाटा एनालिसिस टीम, हमारे जितने भी सोशल मीडिया तो खैर बंद हो गया है, लेकिन हमारी नज़र रहेगी उन सभी बूथों पर जो 27,000 बूथ जो कल मतदान के लिए जाएंगे, उनको लेकर हमारे करीबन 19,000 कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात हैं, जो मुस्तैदी के साथ इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटिंग करा सकें, जिसकी हमें सफलता पिछले चरण में हमको काफ़ी सफलता मिली और मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने में, और विशेष रूप से पिछले चरण में जो सबसे बड़ी चीज़ खामी देखने में आई, ईवीएम मशीन से संबंधित शिकायतों के बारे में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर विशेष ध्यान दे। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत भी की है कि राजस्थान का बीजेपी का जो ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल है, उस पर अभी भी उनका प्रचार और प्रसार का कार्यक्रम शुरू है, जो एक अति गंभीर मैं समझता हूँ कि विषय है, जिसके बारे में हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने भी शिकायत की है। हमने दिल्ली में भी जो चीफ इलेक्शन है उसमें भी हमने इस बारे में शिकायत की है, लेकिन उस पर अभी तक के एक्शन नहीं हुआ। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया और बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के 3-4 समर्थकों को अपने साथ लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी लोगों का ठहरना निषेध कर दिया है। बावजूद इसके कई लोग बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय पहुंचकर चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, जिसकी शिकायत निर्वाचन विभाग की साइट पर की गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कुछ समर्थकों को अपने कब्जे में ले लिया। स्टेट से थे कुछ लोग, तो उनको लोकसभा क्षेत्र से बाहर। कहाँ पे थे, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन? बीजेपी। कौन कौन लोग थे, कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन? वो आइडेंटिफाई कर लिया, रवाना कर दिया है। नोटिस जारी किया है? नहीं इस बारे में। अच्छा, सूचना कहाँ से मिली थी? तो जो हमारी पुलिस पार्टी, अच्छा, पुलिस पार्टी से सूचना। खबर जयपुर से, जहां पर प्रोफेसर लोकेश शेखावत की बीजेपी में घर वापसी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। लोकेश शेखावत जो है जय नारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति रह चुके हैं। खबर, प्रोफेसर लोकेश शेखावत बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है। और आसमान से बरसती आग से घर से निकलने से कतराते हैं। चिलचिलाती धूप से पोलिंग बूथ जाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। तो दौसा निर्वाचन विभाग ने आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। आइए और वोट कीजिए। यहाँ पानी है, छाया है, कूलर की व्यवस्था है, साथ ही बैठने के लिए कुर्सी भी है, सोफे भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं और दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक ले जाने की खास व्यवस्था भी की गई है।
6 मई को दौसा जिले के 1237 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। दौसा जिले में 5 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक महिला मतदान केंद्र ये है। यह उप निदेशक आयुर्वेद विभाग दौसा का कार्यालय है। इसको महिला मतदान केंद्र बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। इस मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए सोफा लगाए गए हैं, साथ ही कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जो दिव्यांग मतदाता आएंगे उनके लिए व्हील चेयर है अंदर जाने के लिए, यानी तमाम ऐसी सुविधाएं जो दिखने में भी अच्छी लगे और मतदाताओं को भी कोई परेशानी ना हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। रुख करते हैं अगली खबर पर। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राज्यपाल ने राजभवन में एक सादे समारोह में जस्टिस रविंद्र भट्ट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भट्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान के सीजे बने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिलवाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम ने की शिरकत। राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें सीजे बने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। मैं श्रीपति रविंद्र भट्ट, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कल्याण सिंह ने करीब 11:30 पर राजभवन में जस्टिस भट्ट को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में पुलिस के तमाम आला अधिकारी, सीएम अशोक गहलोत समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और विपक्ष की तरफ से गुलाब चंद कटारिया मौजूद थे। जस्टिस प्रदीप नंद राजोग के बॉम्बे हाईकोर्ट चले जाने के बाद से खाली हुआ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट नियुक्त हुए हैं। 61 वर्षीय रविंद्र भट्ट कानून के जबरदस्त जानकार माने जाते हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट का जन्म 21 अक्टूबर 1958 को मैसूर में हुआ। बेंगलोर, ग्वालियर और फरीदाबाद में स्कूली शिक्षा हुई। 1979 में हिंदू कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएट हुए। वहीं 1982 में ही दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल होकर वकालत शुरू की। पब्लिक लॉ, बैंकिंग, एजुकेशन, लेबर, सर्विस और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में महारत हासिल है। 16 जुलाई 2004 को दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए। 20 फरवरी 2006 को स्थायी जज नियुक्त हुए। अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज के रूप में कार्यरत थे। 30 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कंसल्ट करके जो जरूरी है करेंगे, लेकिन इनकी परंपराओं को और जो यहाँ की विविधता है उसको मैं नज़र में रखूँगा। हम जजों की नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वो मैं अभी तो पद संभाल रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ के कई न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट से आए न्यायाधीश, अधिवक्ता, रजिस्ट्री अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। फिलहाल जज साहब का कहना है कि वो राजस्थान को अच्छे से समझेंगे और पेंडिंग पड़े केसेस का निपटारा भी जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और जयपुर में महिलाओं को बंधक बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ गया है और आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हिलती डुलती तस्वीरें हैरान करती हैं, सवाल उठाती हैं, आरोप लगाती हैं, शर्मनाक और विस्फोटक आरोप। ये अंदर घुस रहा है जबरदस्ती और ये ताला खोल रहा है। ये अंदर आ रहे हैं, पुलिस लेके आना है, ये जबरदस्ती कर रहा है, ये धक्का मुक्की मार रहा है। बचाओ, कोई बचाओ, ये जबरदस्ती कर रहा है। चोर, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब इन तस्वीरों के पीछे की असलियत समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम अमृतांजलि अग्रवाल है। ये मेरे साथ में मेरी माता है मंजू अग्रवाल। हम पे हमारे खुद के सगे चाचा ने, हमारे पिताजी की मौत 2 साल पहले हुई थी, उसके बाद में वो हमें हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के मुताबिक पिता की मौत के बाद जिस रिश्तेदार को इन महिलाओं का संबल बनना था, उसने कथित रूप से प्रॉपर्टी के चक्कर में इन महिलाओं को बंधक बनाया
महिलाओं का दावा है कि जब उन्होंने जयपुर पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। मैं और मेरी माता यहाँ अकेले हैं, हमारे पास उनकी जितनी ना तो पैसे हैं ना पहुँच है। हमने 181 पे भी कॉल किया, हमने 100 नंबर पे भी कॉल किया, पर अभी 5-6 घंटे हो गए मेरे पास ना तो पुलिस आई ना मेरे पास कोई कॉल आया। महिलाओं ने जिस शख्स पर खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाया है, उन रमेश अग्रवाल ने न सिर्फ खुद पर लगे हुए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, बल्कि महिलाओं की नीयत पर ही सवाल उठाए हैं। ये हमारा आपसी विवाद संपत्ति का है, जो इन्होंने मुझे बाद में बेचान किया गया था। बेचान करने के बाद में ये रजिस्ट्री नहीं करवा रहे थे, तो मैंने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय की शरण लेने के बाद न्यायालय से मुझे कल दिनांक 4 तारीख को उसके ऊपर स्टे मिल गया था, बेचान पे और हस्तांतरण पे। और उसके पहले ये ज़मीन मेरे कब्जे में थी, तो मेरे अंदर जब चौकीदार बैठे थे उनके साथ में बदतमीजी करने लगी और मेरे भतीजी ने अपने कपड़े खोलने की कोशिश की थी कि या तो यहाँ से बाहर निकल जाइए, नहीं तो मैं अपने कपड़े निकाल के और आपके ऊपर बलात्कार का केस लगा दूंगी। आरोप चूंकि जयपुर पुलिस पर भी है, इसलिए वो भी मामले में संवेदनशील है और साख पर उठ रहे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट देंगे, उस पर मुकदमा दर्ज होकर जो लीगल कार्रवाई है 24 घंटे से ऊपर हो। पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द मामले की जांच करे, क्योंकि सवाल सिर्फ खाकी के इकबाल का नहीं, उन मजलूमों और बेबसों का भी है जो पुलिस को उम्मीद की नजरों से देखते हैं, उसे अपना संकट मोचक मानते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मनोज शर्मा के साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। समाज की ठेकेदारी के नाम पर दबंगों का अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर से, जहां मामूली सी बात पर 2 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पंचायत का तुगलकी फरमान, कोर्ट मैरिज करने पर हुक्का पानी बंद किया, भोज नहीं दिया तो 51,000 रुपए का दंड लगा दिया। सारी लड़की है, शादी कर दी थी और बड़े पास हुक्का पानी मोर बंद कर दी दो, बड़ा फैसलो भी ले गयो, सब काम ले गयो और ज्यादा बाकी मुंह अनार सहायता करे वे भाई सारी, तब मैं हुक्का पानी मारे बंद कर दी दो। सुना आपने पंचायत का बेटुका फैसला। खता सिर्फ इतनी कि पारंपरिक तरीके से शादी के बजाय लड़का लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली। चलिए हम बताते हैं आपको पूरा मामला। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के लीलाघर गांव में शंकर लाल पटेल की बेटी की शादी अपने ही समाज ख्याली लाल से तय हुई। शादी के लिए पंचों ने भी पूरी सहमति दी। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दोनों ने कोर्ट मैरिज की। समाज के लोगों को ये बात नागवार गुजरी। पंचायत बुलाकर 51,000 रुपए का आर्थिक दंड लगा दिया। शादी की और फैसला कर दिया और समाज से फैसला हो गया और फिर ये गाँव वाला 50,000 रुपये मांग रहा है और मैं नहीं दे सकिया, इसके हुक्का पानी बंद कर दो और सब बातों में पार मान के दो और एसटी में गया, हमारा कोई न्याय होया नहीं। लेकिन आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार जुर्माना नहीं भर पाया, जिसके बाद जाति पंचायत ने दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। कोर्ट मैरिज के लिए नाराज भी किया, करो 50,000 दंड गरीब करो दे सको, बार नाराज भी किया, पानी सब पानी सब बाहर कर मिला। शादी के बाद 1 साल से जहां लड़का और लड़की अपने गांव में रह रहे हैं, वहीं पूरा परिवार जाति पंचायत के फरमान झेलने को मजबूर है। इतना ही नहीं, शंकर लाल की दूसरी बेटी ने मदद करने की कोशिश की तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। सहायता करो, मैं बेटी हूँ पप्पा रे, तो मैं सहायता करूँ तो मैं क्या काम बढ़ने थी, तो मैं साउसी छोड़ो जी धोने क्या था गम बढ़ने, सब मैं गम बढ़ने की तो जन बाद मैं सामान दुकान कस बिस्किट बिस्किट कस दे ही नहीं छोड़ा। बेटी की शादी में सहायता के बजाय सिर्फ भोज और परंपराओं के लिए किसी का हुक्का पानी बंद कर देना आधुनिक समाज के नाम पर बड़ा दाग है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से सतीश की रिपोर्ट। बूंदी के रामपुरिया पहुंच गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और जुगराज को गांव वालों ने फूल मालाओं से लाद दिया। बिछड़े बेटे से मिलने के बाद मां बाप की भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। इससे पहले भाई
बड़े भाई बाबूलाल के साथ बूंदी पहुंचे जुगराज भील ने सबसे पहले बूंदी के गणपति मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में जुगराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर गांव पहुंचा। जुगराज हालांकि मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण अधिक बोल नहीं पाया। अपने बूढ़े माता पिता को काफी देर तक निहारने के बाद उनकी पहचान की, जिसके बाद बूढ़े माँ बाप, माता पिता सहित पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि कुछ जुगराज 6 सालों से पाकिस्तान की कराची जेल में बंद था। और माता पिता तेरे माता पिता से मिल लिया? मिल गया। खुश है आप? खुश है। घना खुशी होया, पर गांव वाला भी होया, हम भी होया खुशी। क्या कर दिया आदमी बेदी का खातर है, हप्पा का नाम औलाद कराए मनी को खूब होट लगा दिया ये का मन गुण औलाद कराए को खूब औलाद कराए मन 2 हाल नहीं तो भाग्य भाग्य पूरे से हो माँ का हाथ ना आयो। साधना पूरी हुई है कि 6 वर्ष में जुगराज अपने वृद्ध माता पिता को मिला है, जिसके जीवित होने की उम्मीद ये छोड़ चुके थे। साल भर पहले यहाँ के सरपंच हंसराज बंजारा जी, जगरूप रंधावा जी, उप प्रधान अमित शर्मा जी, सब लोगों ने मिलकर एक शनाख्त करवाई मुहिम चलवाई विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन तक। और आज बहुत खुशी की बात है कि इनका कोई पूर्व जन्म के पुण्य है जिसका प्रताप है कि नहीं तो कहाँ पाकिस्तान की जेल और कहाँ बूंदी का जाकमुंड रामपुरिया गांव कैसे संभव है आना। तो रहमतों और बरकतों का पाक और मुबारक महीना रमज़ान 7 मई से शुरू होगा। माह रमज़ान की तैयारियों को लेकर 5 मई की शाम कहीं पर भी चांद नहीं देखा गया, जिसके बाद हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि रमज़ान का पहला रोज़ा 7 मई से शुरू होगा। 7 मई से शुरू होगा रमजान का पाक महीना। जयपुर की जामा मस्जिद से हिलाल कमेटी का ऐलान। रहमतों और बरकतों का महीना है रमजान। उलेमाओं की अपील, 6 मई को जमकर करें मतदान। इस्लाम धर्म में सबसे पाक और मुकद्दस माना जाने वाला खास महीना रमजान 7 मई से शुरू होगा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि रमजान 6 मई से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन रविवार को प्रदेश भर में कहीं चांद नहीं दिखा। हिलाल कमेटी उलेमाओं ने देश भर से उलेमाओं से संपर्क साधा। उसके बाद फैसला किया कि माह रमजान 7 मई से ही शुरू होगा। जामा मस्जिद जयपुर की हिलाल कमेटी, जिसमें शहर काजी, शहर मुफ्ती जनाब मुफ्ती जाकिर साहब, जामा मस्जिद के खतीब जनाब सैयद अमजद अली साहब और दीगर जिम्मेदारान उलमा यहाँ बैठे थे। और हिलाल कमेटी ने आखिर में ये फ़ैसला लिया कि इंशाअल्लाह कल आने वाले दिन तरावी होगी और परसों मंगल को पहला रोज़ा होगा। राजधानी में रमजान की खास तैयारियों में लोग जुटे रहे। वहीं 6 मई को प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान भी है। ऐसे में रमजान के ऐलान पर सबकी नजर थी। 7 मई को रमजान के ऐलान के बाद उलेमाओं ने मुस्लिम समाज से मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इस बात की अपील करूंगा तमाम मुसलमानों से और सभी जयपुर राजस्थान के भाइयों से कि सभी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने घरों से निकलें, ना गर्मी देखें, ना अपने मौसम देखें, ना तबीयत देखें, बल्कि अपने वोट का हक़ पूरा करें और इस हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों से ज़्यादा लोग निकलकर और मतदान करें। सोमवार को 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में रोजा 7 मई से शुरू होने से मुस्लिम समाज के लोगों को काफी राहत मिली है। रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना अब 7 मई से शुरू होगा। 7 मई को रमज़ान का पहला रोज़ा रखा जाएगा। आज रमज़ान के महीने के लिए चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन देश भर में और प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी चांद नहीं दिखाई दिया। लिहाजा हिलाल कमेटी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब पहला रोज़ा 7 मई को रखा जाएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश भर के उलेमाओं से रब्ता कायम करने के बाद में, देश में अलग अलग हिस्सों में रब्ता कायम करने के बाद में यह ऐलान कर दिया है कि पहला रोज़ा 7 मई को रखा जाएगा और 7 मई से पहले 6 मई की रात को तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।